जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की ये स्पेशल वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है बच्चों। क्लास 11th के जियोग्राफी यानी कि हिंदी में कहें तो भूगोल के सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, तो बच्चों जैसा कि आप सभी को पता है कि ज्योग्राफी का रिसेंट में आपका एनुअल यानी कि फाइनल का एग्जाम होने वाला है सेशन 2022-23 के लिए, जिसमें मॉर्निंग यानी कि जनरल शिफ्ट के जो बच्चे इनका पेपर है 13 मार्च को। ठीक है, और इवनिंग शिफ्ट के जो बच्चे इनका पेपर है 14 मार्च को। तो आपके इन दोनों ही डेट्स के ज्योग्राफी के फाइनल एग्जाम की तैयारी को और भी अच्छा बनाते हुए नेक्स्ट लेवल तक ले जाते हुए इस वीडियो में हम एक इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। जी हाँ बच्चों, पूरा का पूरा पेपर आपको लाइन टू लाइन इवन वर्ड टू वर्ड आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे, जिससे कि आपकी ज्योग्राफी के फाइनल एग्जाम की तैयारी एक नंबर की हो जाएगी। ठीक है, और ये वीडियो मतलब पेपर जो है वो मैं आपको हिंदी में तो अच्छे तरीके से समझाऊंगा, साथ ही जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं उनके लिए भी यहाँ पे आंसर प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो आप सभी वीडियो को कंप्लीटली जरूर देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम अपने पेपर के पैटर्न पे ध्यान देते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चों को अभी भी पेपर का पैटर्न नहीं पता। पेपर बच्चों आपका 3 घंटे का आएगा। पेपर की वेटेज होगी आपकी 70 मार्क्स की, क्योंकि 30 मार्क्स का इसमें आपका प्रैक्टिकल हो जाता है, तो इसमें पास होना बहुत आसान है। ठीक है, अच्छा अब हम सामान्य निर्देश की बात करेंगे, तो यानी कि पेपर के पैटर्न की, तो इसमें टोटल जो सेक्शन होंगे वो 4 होंगे, खंड ए बी सी और डी। ठीक है, जिसमें खंड ए में आपके 1 से 17 जो क्वेश्चन है वो बहुविकल्पीय क्वेश्चन होंगे, यानी कि टोटल आपके 17 एमसीक्यू आ जाएंगे। ठीक है, खंड बी में आपके 18 से 23 जो है ये 3-3 नंबर के 6 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 18वां क्वेश्चन और 19वां ये सुधारित होगा। तो 3 नंबर के बाकी आपके जो 4 क्वेश्चन बचते हैं, इन 4 क्वेश्चन में 3 नंबर के 2 क्वेश्चन में आपको चॉइस मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर खंड सी में आपके 24 से 28 जो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन होंगे, यानी कि 5-5 नंबर के 5 क्वेश्चन, और इसमें भी आपको 2 क्वेश्चन में चॉइस मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, खंड डी में आपका एक रहेगा वर्ल्ड मैप का क्वेश्चन और एक रहेगा इंडिया मैप का, और ये सभी के सभी 5-5 नंबर के होंगे। ठीक है बच्चों, तो इस पेपर का सॉल्यूशन का हमने पार्ट 1 ऑलरेडी आपको समझाया है, जिसमें आपको खंड ए के आपके जो 17 एमसीक्यू थे ये समझा दिए थे। खंड बी में आपके 3-3 नंबर के जो 6 क्वेश्चन थे ये भी आपको हमने समझा दिए थे। ठीक है, तो पार्ट 1 का लिंक मैं आपको यहाँ पे आई बटन में दे दूंगा, आप यहाँ से देख लेना या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लेना। ओके बच्चों, इस वीडियो में आपके 5-5 नंबर के 5 क्वेश्चन, ठीक है, और 5-5 नंबर के वैसे तो ऑप्शन मिला लें तो 7 हो जाएंगे। ठीक है, और 5 नंबर के 2 क्वेश्चन मैप वाले इनको कवर कर लेंगे। ठीक है, तो पार्ट 1 35 मार्क्स का हो गया, पार्ट 2 भी आपका 35 मार्क्स का होगा। तो आप दोनों ही वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करेंगे। अच्छा, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो सभी क्या कीजिए, अपने पेपर के पैटर्न को इजीली आप यहां से समझ सकते हैं। देखिए जनरल सेक्शन लिखे हुए हैं। ठीक है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन नंबर डी, इस तरीके। ठीक है, चलिए शुरुआत करेंगे। सेक्शन ए आपका देखिए यहाँ पे बहुविकल्पीय यानी कि एमसीक्यू वाले क्वेश्चन थे। बहुत ही बढ़िया बढ़िया प्रश्न मैंने लिए थे बच्चों, और ये मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से करवाए थे। मिलान भी आपको करवाया था। ठीक है, कथन वाले भी क्वेश्चन करवाए थे आपको, साथ ही आपको मैंने अभिकथन कारण वाले भी क्वेश्चन करवाए थे, देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आप देखना जरूर इस वीडियो को। ओके, उसके बाद में फिर आपका यहाँ पे जो था सेक्शन नंबर बी आ गया था, जिसमें पहला गद्यांश पर आधारित क्वेश्चन था आपका 3 नंबर का। ठीक है, दूसरा चित्र पर आधारित क्वेश्चन था 3 नंबर का। फिर यहाँ पे आपके 3-3 नंबर के क्वेश्चन शुरू हो गए थे। पहले क्वेश्चन में आपको चॉइस मिल गई थी। ठीक है, मतलब बहुत अच्छे तरीके से हमने आपको सारी चीजें समझाई थी। ठीक है, ओके, तो अब हमारा यहाँ पे सेक्शन नंबर सी हो चुका है स्टार्ट, जिसमें हमारे 5-5 नंबर के 5 क्वेश्चन होंगे, और इनमें भी आपको 2 क्वेश्चन में मिलेगी चॉइस। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए एक चीज आपको मैं पहले ही बता देता हूं कि ये पेपर अराउंड आपका 40 से लेके 45 मिनट तक का बनेगा, बट अगर आप इसको कंप्लीटली एंड तक देख लेते हो तो आपकी तैयारी ज्योग्राफी के पेपर के लिए बहुत अच्छी हो जाएगी। मैप की भी प्रैक्टिस करवा दूंगा आपकी बढ़िया तरीके से। ठीक है, चलिए शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 से। 24 से 28 हमारे लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, 24 क्वेश्चन कहता है सूखा क्या है, यानी कि किसी एरिया में जब सूखा पड़ता है तो उसका क्या मतलब होता है। सूखे के कई तरीके के प्रकार होते हैं, मेनली 4 होते हैं, आपको उनके नाम व्याख्या बतानी है, और सूखे से हम कैसे निपट सकते हैं, क्या होते हैं ये समझाइए। तो क्या है और निपटने के उपाय ये तो आप सभी को पता होंगे, लेकिन प्रकार बहुत कम बच्चों को पता होंगे, तो देखना बढ़िया तरीके से आपको समझाऊंगा, बस आप एंड तक बने रहिएगा। ठीक है, पहले बात करेंगे सूखा। सूखा क्या होता है, तो किसी भी विशेष क्षेत्र में एक विशेष समय में
सामान्य से कम वर्षा की मात्रा को सूखा कहते हैं। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, ये एक पर्टिकुलर ए एरिया है, ठीक है, यहाँ पे जितनी वर्षा चाहिए उससे वर्षा हुई है बहुत ही ज्यादा कम, ठीक है। एक विशेष समय जैसे मानसून आता है ना, तो उस समय जो नॉर्मली वर्षा चाहिए होती है उससे जब कम वर्षा होती है तब हम बोलते हैं कि यहाँ पे सूखा पड़ गया है, यानी कि पानी की बहुत ज्यादा कमी हो गई है। अब ये सूखा कई तरीके से पड़ता है, इसीलिए इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। कितने में? 4 में। जैसे एक होता है मौसम विज्ञान संबंधी सूखा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि किसी एरिया में वह स्थिति जब लंबे समय तक अपर्याप्त वर्षा होती है। मतलब जैसे मान लेते ये एक ए एरिया है, यहाँ पे वर्षा चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है वर्षा होना, लेकिन एक लंबे समय तक 1 साल तक 2 साल तक यहाँ पे वर्षा ही नहीं हुई है, तो क्या बोलेंगे? ये मौसम विज्ञान संबंधी सूखा होता है, ठीक। फिर आता है कृषि सूखा। कृषि सूखा को हम बेसिकली भूमि आर्द्रता सूखा भी कह सकते हैं। मतलब क्या होता है? जब जल नहीं होगा, वर्षा नहीं होगी, तो सिंपल सी बात क्या होगी? फसल जो होगी वो नष्ट हो जाएगी। अब फसल नष्ट हुई तो क्या हो गया? फसलों में सूखा पड़ गया। तो सूखा जो है इसे हम कृषि सूखा भी बोल सकते हैं। ये किस लिए होता है? क्योंकि मानसून नहीं बन पाता बढ़िया तरीके से, और जब मानसून नहीं आएगा, आप सभी को पता है कि हमारी भारत की जो कृषि है वो 95% मानसून पर ही आधारित होती है। मेनली जो साउथ एशिया साउथ इंडिया के जो वो है ना स्टेट, वहां पे मेनली ये होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए मानसून आएगा तो कृषि सूखा नहीं पड़ेगा, नहीं आएगा तो कृषि सूखा पड़ जाएगा। ये चीज होती है, ओके। उसके बाद है जल विज्ञान संबंधी सूखा। इसका क्या मतलब होता है? जब धरातलीय एवं भूमिगत जलाशयों में जल स्तर एक सीमा से नीचे गिर जाए और वृष्टि के द्वारा जल आपूर्ति ना हो पाए तो जल विज्ञान संबंधी सूखा कहते हैं। जैसे भूमिगत या सतही जल का अतिशोषण। मतलब देखो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे क्या कहा गया है? यहाँ पे कहा गया है जल विज्ञान संबंधी सूखा। मतलब एक तो नॉर्मली जो धरातल होता है, एक भूमिगत जो जलाशय वगैरह होते हैं, कुएं वगैरह, नल जो होता है वो वाला, ठीक है। इससे आप पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं पानी की, ठीक है। साथ ही जो ट्यूबवेल वगैरह होते हैं, इंजन से जो पानी आता है ना, ठीक है, आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक हो चुका है सारा सामान, फिर भी वो पानी की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए हम उसको बोलते हैं जल विज्ञान संबंधी, ठीक है। फिर आता है पारिस्थितिकी। इसका मतलब क्या है? कि जब प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में जल की कमी से उत्पादकता में कमी हो जाती है और पर्यावरण में तनाव उत्पन्न हो जाता है, तो उसे पारिस्थितिक सूखा कहते हैं। मतलब कि सिंपल सी बात है, हमारी प्रकृति में जहां पे हम रहते हैं, तो इसमें जल की कमी जब होगी, वो हमें कैसे पता चल जाती है? कि पर्यावरण में बहुत सारी समस्या उत्पन्न होने लगती हैं। हम कुछ काम करते हैं तो हमें उसकी आवश्यकता ज्यादा होती है, हमें मिल नहीं पाता है, तो इससे पता चल जाता है कि ये पारिस्थितिक सूखा है। क्यों भाई? क्योंकि जल स्तर हमारी जमीन से बहुत नीचे जा चुका होता है। इसको बोलते हैं पारिस्थितिकी सूखा, पर्यावरण के संबंध में। मौसम विज्ञान संबंधी, कृषि, जल विज्ञान संबंधी, पारिस्थितिकी सूखा, इस तरीके, ठीक है। अब बारी ये आती है कि आखिर हम सूखे से निपट कैसे सकते हैं? क्या तरीके हैं कि सूखे को हम खत्म कर पाए? तो सबसे पहला क्या है कि लोगों को तत्कालीन सेवा प्रदान करना, जैसे कि सुरक्षित पेयजल वितरण, दवाइयां, पशुओं के लिए चारा, व्यक्तियों के लिए भोजन तथा उन्हें सुरक्षित करना, ठीक है। तो सबसे पहला उपाय क्या है कि जहां पर सूखा पड़ता है वहां पे सबसे पहले लोगों को तत्कालीन सेवाएं दो, जैसे सुरक्षित पेयजल दो, उन्हें दवाइयां दो, पशुओं के लिए चारा उन्हें दो, ठीक है, व्यक्तियों के लिए भोजन और उन्हें सुरक्षा प्रदान करो। और क्या कर सकते हैं? जो भूमि जल होता है, इनको इनके भंडारों की खोज कर सकते हैं कि कहाँ पे ज्यादा जल पाया जा रहा है, और ऐसे में एक भौगोलिक सूचना तंत्र विकसित किया जा सकता है, जिससे लोगों को यह बताया जा सके यहाँ पे पानी है, आप यहाँ पे अपना जीवन बसर कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ ही साथ वर्षा के जल के संग्रहण एवं संचयन करना चाहिए। इसके लिए लोगों को प्रोत्साहित भी किया जाना चाहिए। नदियों पर छोटे छोटे बांध भी बनाए जाने चाहिए, जिससे वर्षा का जल भी संग्रहण होता रहेगा और बांध से पानी संग्रहित होता रहेगा, और लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए कि आपको पानी बेसिकली ज्यादा वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। ऐसे अधिक जल वाले क्षेत्रों को निम्न जल वाले क्षेत्रों से नदी तंत्र की सहायता से आपस में जोड़ना चाहिए। यानी कि ऐसे एरिया जहाँ पे जल बहुत ज्यादा है, नदी तंत्र का जल ज्यादा है, और जहाँ पे कम है, तो इन दोनों को आपस में जुड़ जाना चाहिए, ठीक है। हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा हम पेड़ लगाएंगे उतना ज्यादा जो सूखा है उससे हमें छुटकारा मिलेगा और हमारा पर्यावरण तंत्र भी बहुत ज्यादा मजबूत होगा, ठीक है बच्चों। ओके, समझ गए? तो अब ना मुझसे कई बच्चे ये क्वेश्चन पूछते हैं, सर जी हमारे जो 5 नंबर की क्वेश्चन की वो जो वर्ड लिमिट है वो 200 से 300 वर्ड होती है, ठीक है, लेकिन आप तो सर तकरीबन 400 से लगभग 500 के आसपास बता देते। तो देखो भाई,
मैं आपको 400-500 इसलिए बताता हूं ताकि उसमें से अगर आपको 80% इवन 70% भी याद रहेगा जो मैंने समझाया है, ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे पेपर में। अगर आपको 70 भी याद रहेगा, जैसे सूखा क्या है आपने ये याद कर लिया, ठीक है, 4 बाई प्रकार तो आपको सारे याद करने पड़े। अब निवारण के उपाय में आपको 2 लिख दो बस, बाकी 3 तो मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिए। अगर 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाए सूखे से निवारण के उपाय, तो आप ये 4 लिख देना, इसमें से भी 5 लिख दोगे तो भी पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट टाइम से अब ये कमेंट मत करना बच्चों कि सर जी आप ज्यादा आंसर बड़ा समझाते हो। मैं आपको आंसर बड़ा समझाता हूँ, ये आई एक्सेप्टेड, बट आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मैं आपको जो समझा रहा हूँ उसमें आपको बस 70 से 80% भी समझ में आ गया तो भी आपका काम बन जाएगा, याद रखें इस बात, ठीक है बच्चों। चलिए, व्हाट इज ड्राउट, ड्राउट का क्या मीनिंग होता है, ठीक है। उसके बाद एक्सप्लेन इट्स टाइप्स, तो ड्राउट के कई सारे टाइप्स है, मेनली यहाँ पे इसके 4 टाइप्स हैं, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, इकोलॉजिकल, हाइड्रोलॉजिकल, एग्रीकल्चर और ये मेट्रोलॉजिकल, इस तरीके से, ठीक। अब इससे के मेश्योर टू प्रिवेंट ड्राउट, क्या कैसे से मेश्योर कर सकते हैं इसके बारे में, तो ड्राउट रिलीफ मेजर्स क्या है इसके बारे में ये पॉइंट आपके आ जाते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए, अब आता है क्वेश्चन नंबर 25। अब एक चीज मैं आपको लिटरली बता रहा हूं कि ये आपका एक जो क्वेश्चन 25 वाला है ना, कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कितने परतों में बांटा गया है, आरेख की सहायता से समझाइए तथा प्रत्येक परत की विशेषता देखिए। और दूसरा क्वेश्चन, वायुमंडल के संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। मैं आपको एक तरीके से ये शॉर्ट ही देता हूं कि इसमें से ना, इन दोनों में से एक क्वेश्चन ऐसा आएगा 5 नंबर में ना, पूरे के पूरे नंबर आपको दिला के जाएगा। बस आप क्या कीजिए, जो पॉइंट मैं आपको बताऊंगा उसे ध्यान से समझ लेना, ठीक है। आइए समझते हैं। और इसमें आपके बहुत सारे जो एमसीक्यू वाले क्वेश्चन ना वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। एग्जांपल के लिए अभी मैं आपको समझाऊंगा। देखो, पृथ्वी की हमारी जो आंतरिक संरचना है बच्चों, इसे हम 3 परतों में डिवाइड करते हैं, ठीक है। किन किन परतों में, जिसमें से आपको एक चित्र दिखाता हूं पहले मैं। ये आपका चित्र है, ठीक है, जिसमें से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि सबसे पहले ऊपर जो है ये आता है हमारा लिथोस्फीयर, ठीक है। उसके बाद ये कोर आ जाता है, एक सेकेंड, ठीक है। यानी कि देखो, ये सबसे पहला जो हमारा पार्ट होता है ना, ये वाला, इसको बोलते हैं भूपट्टी, इसको बोलते हैं मेंटल, और सबसे नीचे आता है कोर। कोर 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है मतलब एक बेसिकली इनर होता है, एक आउटर होता है, 2 तरीके का कोर होता है, ठीक है। और ये सेंटर है हमारे अर्थ का। और अभी तक भूपट्टी तक खनन हो चुका है, ठीक है। लोअर मिडल जो मेंटल है ना, वहां तक बहुत ही कम अभी तक खनन हुआ है, ठीक है ना। आपने वो सुना था ना कि कोला चित्र में 12 किलोमीटर की गहराई तक हो चुका है, ठीक है। तो ये चीज थी, समझ गए बढ़िया तरीके से। अब समझो एक एक की विशेषता। तो पहले बात करेंगे भूपट्टी, ठीक है। देखो, यह पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग है, यानी कि ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, ये ब्लैक ब्लैक सा डाउट सा, ये है भूपट्टी। और ये धरातल से कितनी गहराई तक है, मात्र 30 किलोमीटर की गहराई तक है, ठीक है। और इस परत की चट्टानों का घनत्व कितना है बच्चों, 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब आपके बहुत से एमसीक्यू कंप्लीट हो गए ना। पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग कौन सा है, भूपट्टी है। कितनी गहराई है, 30 किलोमीटर है। चट्टानों का घनत्व कितना है, 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, ठीक। अब दूसरा आता है मेंटल। तो भूपट्टी से नीचे के भाग को कहा जाता है मेंटल, और ये कितना होता है, ये 30 किलोमीटर से तकरीबन 2900 किलोमीटर की गहराई तक होता है। कितना, तकरीबन 2900 किलोमीटर की गहराई तक, ठीक है। भूपट्टी एवं मेंटल का जो ऊपरी भाग होता है, यानी कि ये देखो भूपट्टी ये है और ये मेंटल है, ये दोनों मिलकर एक भाग बनाते हैं जिसको बोलते हैं स्थल मंडल। क्या बोलते हैं, स्थल मंडल बोलते हैं। उसके बाद मेंटल जो है, मेंटल यानी कि ये वाला जो हमारा पार्ट है, इसके निचला भाग ठोस अवस्था में, जिसका घनत्व कितना होता है, 3.4 प्रति घन सेंटीमीटर। यानी कि जैसे जैसे आप पृथ्वी के अंदर चले जाते जाएंगे, घनत्व उतना ही ज्यादा बढ़ता जाए, ठीक है बच्चों। तो मेंटल की विशेषता क्या समझ में आ गई, ये भूपट्टी के नीचे से बेसिकली क्या होता है, स्टार्ट होता है। इसकी जो गहराई है वो 30 किलोमीटर से 29 किलोमीटर की है। और भूपट्टी मेंटल मिलकर स्थल मंडल बनाते हैं। मेंटल का निचला भाग ठोस अवस्था में, इसका कहना तो 3.4 घन सेंटीमीटर। अब मेंटल का, या फिर ये कह सकते हैं कि वो पृथ्वी की संरचना का सबसे आखिरी जो भाग है वो होता है क्रोड। तो मेंटल के नीचे से क्रोड क्रोड हो जाता है, जिसे हम आंतरिक और बाहरी क्रोड 2 हिस्सों में बांटते हैं, ठीक है।
बाहरी क्रोड कैसा है, तरल अवस्था में जो ये ज्वालामुखी से लावा वगैरह निकलता है ना, वो यहीं से निकलता है। जबकि आंतरिक आंतरिक क्रोड कैसा है, ठोस अवस्था में। इसका घनत्व होता है लगभग 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। क्रोड जो है बच्चों, ये निकेल से, लोहे से, ऐसे भारी भारी जो पदार्थ होते हैं ना, इनसे बना हुआ होता है। ठीक है, तो कंप्लीट आपको समझ में आ गया बढ़िया तरीके से आपकी पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जिसमें पहले आप भूपट्टी बताएंगे, फिर आप मेंटल समझाएंगे, उसके बाद में क्रोड को समझा देंगे। ठीक, समझ गए। दूसरा क्वेश्चन क्या है, वायुमंडल की संरचना। अब वायुमंडल की संरचना बहुत अच्छी है, बढ़िया तरीके से आपको समझ में आएगा। तो तापमान के आधार पे और वायु दाब के आधार पे वायुमंडल के जो परत है को 5 भागों में, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहली जो परत है बच्चों, वो है क्षोभ मंडल। ठीक है, आपकी सहायता के लिए यहाँ पे मैंने एक आरेख भी ले लिया है, जिससे कि आपको एक ही बार में सारी की सारी चीजें अच्छे तरीके से समझा सकूंगा। ठीक है, तो थोड़ा सा पतला कर लेते हैं। देखो, क्षोभ मंडल ये वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो आपको एरिया देखना है ना, यहाँ से ये वाला इतना, इसको बोलते हैं क्षोभ मंडल। ठीक है, इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर होती है, ध्रुवों पर ये 8 किलोमीटर होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे 18 लिखा हुआ है, तो 13 या 18 आप कह सकते हैं। औसत 13, ज्यादा ज्यादा कितनी होती है, 18 हो सकती है। ऋतुओं में या फिर हमारे मौसम में जो भी बदलाव होते हैं, वो इसी क्षोभ मंडल में घटित होते हैं। जो गर्मी वर्षात मौसम है ना, वो सब इसी में ही होता है। ठीक है, और ये परत मानव के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होती है, और इसमें जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी वैसे वैसे तापमान घटेगा इसमें। ठीक है, दूसरी परत है बच्चों समताप मंडल। कौन सी, समताप मंडल। तो ये कहां से शुरू होती है, यह परत 50 किलोमीटर तक विस्तृत होती है। कितनी होती है, 50 किलोमीटर तक। यहाँ पे देखेंगे ये समताप मंडल है, और ये क्षोभ सीमा से 50 किलोमीटर तक यहाँ पे विस्तृत होती है। ठीक है, इसके निचले भाग में कोई 20 किलोमीटर तक कोई परिवर्तन नहीं होता, जिसे समताप मंडल इसलिए कहा जाता है। ठीक है, इसके 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक तापमान में वृद्धि होती है, यानी कि इस 20 किलोमीटर के ऊपर जैसे चले जाते जाओगे ना, तो वहां पे तापमान बढ़ता चला जाएगा। ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है 20 किलोमीटर के बाद में। ठीक है, और इस परत के निचले भाग में ओजोन गैस उपस्थित होती है, जो कि सूर्य से आने वाली जो हानिकारक किरणें होती हैं, उसको ये अवशोषित कर लेती है। ठीक है, तो ओजोन गैस समताप मंडल में ही उपस्थित होती है, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद मध्य मंडल। तो मध्य मंडल का विस्तार 50 से 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है, और जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा इसमें तापमान में गिरावट आएगी ऊंचाई के साथ। देखेंगे ये 50 से 80 किलोमीटर तक है ये, वैसे तो। ठीक है, 80 या 90 वटेवर जो कह सकते हैं आप। ठीक है, तो इसमें ऊंचाई के साथ क्या होता है, तापमान बेसिकली घटता है। उसके बाद आयन मंडल आता है। तो आयन मंडल क्या है, ये 80 किलोमीटर से ऊपर 400 किलोमीटर तक फैला हुआ होता है। ठीक है, 80 से 400, यानी कि ये वाला जो एरिया ना, ये इसको बोलते हैं आयन मंडल। इसकी क्या विशेषताएं हैं, तो इसकी विशेषता ये है कि इसमें उपस्थित गैस के कण विद्युत अवशोषित कण होते हैं, इसीलिए से क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। आयन यानी कि जो विद्युत को अवशोषित करने। आयन मंडल पृथ्वी से प्रेषित जो भी रेडियो तरंगें होती हैं, इनको परावर्तित करके पृथ्वी पर वापस भेज देता है, जिससे पृथ्वी ठंडी गर्म हो पाती है, ये चीजें। उसके बाद में सबसे बाहरी आ जाता है हमारा बाह्य मंडल। इसका तो सभी को पता है कि ये आयन मंडल का सबसे ऊपर वाला भाग है, जिसे हम बाह्य मंडल कहते हैं, और इसमें वायु बहुत ही कम मात्रा में होती है और धीरे धीरे अंतरिक्ष में विलीन हो जाता है। इसके बारे में ज्यादा जानकारी हमें है भी नहीं, ये चीजें होती है। ठीक है, तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल, इस तरीके से इस चित्र के माध्यम से आप आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े तरीके से समझ में। चलिए अब बात करेंगे हम आगे। तो यहाँ पे आगे देखते हैं। तो अब एक सेकंड, इन क्वेश्चन को ना दोबारा आप देख लो। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटते हैं, जिसमें से सबसे पहले भूपट्टी है, मेंटल है, और फिर यहाँ पे क्रोड है। तापमान व वायु दाब के आधार पे वायुमंडल को 5 भागों में बांटते हैं। क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, उसके बाद में मध्य मंडल है, आयन मंडल है और बाह्य मंडल। और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं उनके लिए देखिए यहाँ पे वो जो स्रोत था ना पिक्चर, वो लगाने में भूल गया। बाकी आपको जो जो लिखना है वो आप देख सकते हैं कि अर्थ से इंटरनल स्ट्रक्चर इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी लेयर्स, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एंड ब्रीफली एक्सप्लेन द करेक्शन ऑफ ईच लेयर। तो क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, इसके बारे में दिया हुआ है, और जो डायग्राम मैंने आपको दिखाया था वो आप देख लिए होंगे। ठीक है, द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ इज मेनली डिवाइडेड इनटू 3 लेयर्स। एक सेकंड, अच्छा ये तो आंसर ही पढ़ दिया।
क्वेश्चन ये कि डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर विद अ डायग्राम। तो डायग्राम मैंने आपको ऊपर बता दिया। तो बाकी का यहाँ पे पहले आती है आपकी लेयर ट्रोस्फियर, फिर आती है स्ट्रोस्फियर, तीसरी आती है मेसोफियर एंड फोर्थ आती है आपकी प्रैक्टिस एंड एक्सपोस्फियर, इस तरीके। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 बहुत ही अच्छा प्रश्न है बच्चों, बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें से आपका 3 नंबर का भी क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि हमारी जो वर्षा होती है ये कैसे होती है और इसके प्रकारों को संक्षेप में समझाइए। ठीक है, तो वर्षा कैसे होती है, इसके प्रकारों को संक्षेप में समझाइए। पहले हम ये समझेंगे आखिर वर्षा होती कैसे है। ठीक है, तो जब किसी कारणवश जलवाष्प से लदी हुई वायु ऊपर उठती है, मतलब क्या है? जलवाष्प का मतलब क्या होता है? जैसे आपके घर में खाना बनता है ना, एग्जांपल कल भी दिया था मैंने कि जब खाना बनता है तो उसमें क्या होता है, जैसे खाना बन रहा है, आप कभी भी जो ढका हुआ खाना होगा ना बनता हुआ गैस पे, उसको कभी हल्का सा आप उसका जो ढक्कन है वो हटा के देखना, वो जो भाप निकलती है ना उसी को जलवाष्प बोलते हैं। तो ऐसी वायु जो जलवाष्प से ऊपर जाती है लेकिन वो किसी कारण से क्या होती है, ठंडी हो जाती है। वो जो वायु है भगोने वाली वो कैसी होगी भाई, तो गर्म होगी, लेकिन किसी कारण से ऊपर जाकर ठंडी हो जाती है, तब इसका वाष्प का हो जाता है संघनन। और इस संघनन से छोटे छोटे से जल के कण पैदा होते हैं और ये जल के कण फिर क्या होते हैं, धूल कणों के एक साथ मिलकर वायु में तैरने लगते हैं और फिर होता है मेघों का निर्माण। और जब कई मेघ आपस में टकराते हैं तो ये वही कण जो जिनसे मिलकर मेघ बने थे, ये उसको नमी में बदलकर पृथ्वी पर गिरा देते हैं, इसको जल वर्षा कहते हैं। मतलब समझ गए वर्षा कैसे होती है? देखो, जब जलवाष्प से लदी हुई वायु ऊपर उठती है और किसी कारणवश ये ठंडी हो जाती है, ठंडी होने से इसका होता है संघनन और संघनन से जलकण पैदा होते हैं और ये जलकण धूल कण में क्रिया करके क्या करते हैं, वायु में तैरने लगते हैं और वायु में तैरते तैरते ये मेघों का निर्माण करते हैं। और कई सारे मेघ जब आपस में मिलते हैं, अवरोध होता है, टकराते हैं, तो नमी के रूप में जल को पृथ्वी पर धरातल पर गिरा देते हैं, इसी को जल वर्षा हुआ। ठीक, अब ये जल वर्षा टोटली 3 तरीके की होती है। एग्जांपल के लिए सबसे पहली जल वर्षा है संवहनीय वर्षा। तब जब भूतल बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है और उसके साथ लगने वाली वायु भी बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, जैसे आपने गर्मी के महीने में देखा होगा जून जुलाई अगस्त, इसमें ना बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है पृथ्वी, है ना। तो ऐसे में जो वायु लगेगी वो भी लू जैसी चलती है ना, बहुत ही गर्म, तो ऐसे में वायु गर्म होकर फैल जाती है और हल्की वायु जो होती है वो ऊपर उठने लगती है, जिससे क्या होता है, संवहनीय धाराओं का निर्माण होता है। और जो वायु हल्की उठकर ऊपर गई थी वो वायु तापमान में जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, क्षोमंडल से ऊपर में जाएंगे ना 18 किलोमीटर तक, तो क्या होता है, वो जो तापमान होता है वो कम होता है, तो वायु जो वो कैसी हो जाएगी, वो ठंडी हो जाएगी और ठंडी होगी तो क्या होगा, इससे जलवाष्प का संघनन और संघनन होने के बाद एक कपासी मेघ बनेंगे और कपासी मेघ घन घोर वर्षा करते हैं, इसीलिए इसे संवहनीय वर्षा कहते हैं। ठीक है, तो क्या होती है संवहनीय वर्षा, एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ गया। अब दूसरी वर्षा पर्वतकृत, यानी कि जब जलवाष्प से लदी हुई वायु गर्म वायु को किसी पर्वत या पठार के ढलान से ऊपर चढ़ना पड़ता है, यानी कि जब कोई वायु सीधे आसमान में नहीं जा पाती है, ठीक है, वायुमंडल में नहीं जा पाती है, उसे किसी पर्वत या पठार के ढलान से ऊपर चढ़ना पड़ता है। तो पठार या पर्वत पठार कैसे होते हैं, ठंडे होते हैं, तो इससे वायु जो है वो भी ठंडी हो जाती है और ठंडी होने से ये वायु संतृप्त हो जाती है और जैसे संतृप्त होगी तो जैसे जैसे ऊपर चढ़ती चली जाएगी, वायुमंडल की तरफ चढ़ती चली जाएगी, तो संघनन होगा, संघनन से जलकण पैदा होंगे, मेघ का निर्माण होगा, फिर वर्षा हो जाएगी, सिंपल सा। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं पर्वतकृत वर्षा। ठीक है, और ये वर्षा बेसिकली उन क्षेत्रों में बहुत ज्यादा होती है जहां पर्वत श्रेणी समुद्र के निकट तथा उसके समानांतर होती है, वहां पे ज्यादातर पाई जाती है। जहाँ पे समुद्र जो है ना वो पर्वत के आसपास में होता है, वहीं पे ये ज्यादातर पाई जाती है, क्योंकि ठंडी हवा जो चलेगी ना वो समुद्र से तो आएगी, इसीलिए। संवहनीय वर्षा हो गई, पर्वतकृत हो गई। अब आती है तीसरी वर्षा चक्रवाती। चक्रवाती यानी कि समुद्र में जो चक्रवात आते हैं इनके द्वारा जो वर्षा होती है उसे वातावरीय वर्षा कहते हैं। होता क्या है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात में उष्ण एवं आर्द्र वायु राशि हल्की होने के कारण शीतल एवं शुष्क वायु राशि के ऊपर चढ़ जाती है। अरे सब्जी कितना कठिन कठिन लैंग्वेज बता रहे हो, देखो सिंपल सी बात है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात यानी कि समुद्रों में ऐसे चक्रवात जो ठंडे होते हैं। ठीक है, यानी कि चक्रवात तो हानि तो पहुंचाते हैं, लेकिन जो धाराएं जिनकी ठंडी होती हैं वे ठंडी धाराएं
गर्म और आर्द्र वायु राशि के साथ में क्या होती हैं, मिलकर शुष्क वायु राशि के शुष्क वायु राशि से ऊपर चढ़ जाती है। इससे क्या होता है, गर्म पवन, गर्म वायु में उपस्थित जो जलवाष्प होता है इसका संघनन होता है, बस इससे वर्षा हो जाती है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था भाई, है ना, बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ गया। तो ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन, वर्षा कैसे होती है और इसके प्रकार को संक्षेप में समझाइए। ठीक है, तो वर्षा, जल वर्षा होती क्या, इसके बारे में मैंने आपको समझा दिया। इसके बाद में 3 प्रकार की होती है, एक संवहनीय वर्षा, एक चक्रवाती वर्षा और एक होती है मतलब कि वो तो पर्वतकृत हो गई, ऊपर वाली, नीचे वाली चक्रवाती है। अब इसी क्वेश्चन को इंग्लिश में देखिए, हाउ डज रेन एक्वायर एंड डिस्क्राइब इट्स टाइप्स इन ब्रीफ। तो आंसर लिखेंगे इस तरीके से, इट इज ऑफ 3 टाइप्स। कौन कौन से, कन्वेक्शनल रेन एंड माउंटेन परसेप्शन, साइक्लोन रेन, इस तरीके, साइक्लोनिक रेन, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की बात करेंगे। 27 में दिया हुआ है बच्चों, जैव विविधता के महत्व को आर्थिक परिस्थितियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से स्पष्ट करो। यानी कि जो जैव विविधता है, बायोडाइवर्सिटी जो है, ये बेसिकली इसका इंपॉर्टेंस क्या है आर्थिक तौर पे या फिर वैज्ञानिक तौर पे, वो हमें समझा। ठीक है, तो मैं आपको आर्थिक महत्व भी समझाऊंगा, मैं आपको पारिस्थितिक महत्व भी समझाऊंगा और आपको वैज्ञानिक महत्व भी समझाऊंगा, जिससे अगर 3 नंबर में अकेले हर एक को पूछा जाए, जैसे जैव विविधता का आर्थिक महत्व क्या है, जैव विविधता का पारिस्थितिक महत्व क्या है, जैव विविधता का वैज्ञानिक महत्व क्या है, तो आप पूरा का पूरा ज्ञान से लिख पाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जैव विविधता के आर्थिक महत्व की बात करेंगे। पहले आप ये समझ लो कि जैव विविधता का मतलब क्या होता है। तो जैव विविधता का मतलब होता है कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया में जितने भी जीव रहते हैं उनमें जो अंतर पाए जाते हैं, विशेषताएं पाई जाती है, जिसके कारण वो जिंदा रहते हैं और तालमेल बैठा हुआ है, नहीं भी बैठा है तो भी, उसका अध्ययन ही जैव विविधता कहलाता है। ठीक है, देखो सभी मनुष्यों के लिए दैनिक जीवन में जैव विविधता एक महत्वपूर्ण संसाधन है। कैसे, जैव विविधता को संसाधनों के उन भंडारों के रूप में समझा जा सकता है जिनकी उपयोगिता भोज्य पदार्थ, औषधियों और सौंदर्य प्रसाधन आदि बनाने में होता है। अब देखो, जब हम आर्थिक महत्व की बात करेंगे ना जैव विविधता की बच्चों, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि डेली बेसिस पे जो संसाधन हमें चाहिए होते हैं वो हमें जैव विविधता से मिल जाते हैं। ठीक है, बेसिकली ये जो बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता, इसे हम उन संसाधनों के भंडारण के रूप में समझ सकते हैं जिसमें हमें जंगल या वनों से अपने खाने के पदार्थ मिल जाते हैं, औषधियां मिल जाती हैं, या फिर सौंदर्य प्रसाधन आदि बनाने वाले जो रस वगैरह होते हैं, फूल पेड़, ये सभी मिल जाते हैं। ठीक है, जैसी संसाधनों की ये परिकल्पना जैव विविधता के विनाश के लिए भी उत्तरदायित्व होती है। यानी कि हमें जो संसाधन बेसिकली वनों से, प्रकृति से प्राप्त हो रहे हैं, वही इसके विनाश का कारण भी बनते हैं, और साथ ही संसाधनों के विभाजन और बंटवारे को लेकर नए नए विवाद भी खड़े हो जाते हैं। कहते हैं अरे ये तो मेरा पेड़ है, मैं नहीं दूंगा किसी को चीज, ये मेरा वन है। जैसे आदिवासी लोग थे, वो कहते हैं यहाँ पे हमारे, हम रहते आए, मेरे दादा, हमारे परदादा, हमारे पूर्वज रहते हुए आए, तो अभी ये जमीन खाली नहीं करेंगे। ठीक है ना, लेकिन जो सरकार लोग होते कहते हैं यार ऐसे कैसे नहीं, हम तो करवा के रहेंगे। तो यही महत्व होता है इनके लिए। ठीक है, यहाँ से आपको खाद्य फसलें मिल जाती हैं, पशुओं के लिए आपको चारा, वन संसाधन मिल जाते हैं, मत्स्य दवा संसाधन मिल जाते हैं। ये कुछ प्रमुख आर्थिक महत्व के उत्पाद हैं जो मानव को जैव विविधता के फलस्वरूप उपलब्ध हो पाते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस है जैव विविधता की इकोनॉमिकली। ठीक, दूसरी आती है पारिस्थितिकी महत्व, यानी कि इन्वायरमेंटल के संबंध। देखो, जीव व प्रजातियां ऊर्जा ग्रहण कर संग्रहण करती हैं, कार्बनिक पदार्थ उत्पादन एवं विघटित करती हैं, परितंत्र में जल व पोषक तत्वों में चक्र को बनाए रखने में सहायक होती है। मतलब क्या है सर, मतलब है जो भी हम आम नॉर्मल इंसान, पशु पक्षी जानवर, ये क्या करते हैं, ऊर्जा को लेते हैं, ठीक, एनर्जी को लेते हैं और कार्बनिक पदार्थ उत्पन्न करते हैं, विघटित कर देते हैं। इससे क्या होता है, हमारे परितंत्र में जो भी पोषक तत्व चाहिए वो बने रहते हैं। ठीक है, ये वायुमंडलीय गैसों को स्थिर कर देती है। वायुमंडल में बहुत सारी गैसें होती हैं, तो पारिस्थितिकी जो संतुलन है, विविधता, वो सही होगी तो क्या होगा, वायुमंडल की जितनी भी गैसें होंगी वो संतुलित मात्रा में रहेंगी। ठीक है, जितनी ज्यादा विविधता पाई जाएगी प्रजातियों में, उतनी ही ज्यादा इनके जीवित रहने की संभावना अधिक होगी। जिस परितंत्र में अधिक प्रजातियां होंगी वहां परितंत्र भी, पारिस्थितिकी तंत्र भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देगा। ठीक है, तो ये पारिस्थितिकी महत्व हो जाता है। ओके बच्चों, अब आता है हमारा अगला, वैज्ञानिक महत्व क्या होता है भाई इसका। तो देखो,
वैज्ञानिकों के अध्ययन से हम क्या, जो वैज्ञानिक जो हैं इनके अध्ययन से क्या कर सकते हैं, वर्तमान से मिलने वाली जो जैव प्रजातियां हैं इससे हम ये जान सकते हैं कि जीवन कैसे आरंभ हुआ था। यानी कि वैज्ञानिक में तो क्या होता है, ज्योग्राफी का, एक सेकेंड, जैव विविधता का क्या होता है, ये होता है कि अगर हम किसी भी जैव प्रजाति को जो विलुप्त होने वाली है उसका अध्ययन करें तो हम ये जान सकेंगे कि उस प्रजाति का जन्म कैसे हुआ, इवन हम मानव कैसे बने, इसके बारे में हम इससे अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही ये कि भविष्य में हम कैसे होंगे इसके बारे में भी, परितंत्र को कायम रखने में प्रत्येक प्रजाति की भूमिका का मूल्यांकन कर सकते हैं, जैव विविधता का अध्ययन कर सकते हैं, लोगों को समझा सकते हैं, लोगों को जागरूक कर सकते हैं, ये कुछ बातें। ठीक है भाई, तो आपको समझ में आ गया आर्थिक महत्व, पारिस्थितिक महत्व और वैज्ञानिक महत्व। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 27 हो गया, बहुत ही बढ़िया तरीके। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो यहां से देख लेंगे, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी फ्रॉम इकोनॉमिक कंडीशंस एंड साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है बायोडाइवर्सिटी का, वो आप इजीली यहां से पढ़ सकते हैं। सेकंड है इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है उसका, तो उसे आप इजीली यहां से पढ़ सकते हैं। द लास्ट वन साइंटिफिक इंपॉर्टेंस क्या है इसका, उसके लिए आप यहां से ये पढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, 5 नंबर का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, लेकिन 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 इस दोनों ही क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। इसमें से ये जो क्वेश्चन है हमारा 28 वाला, पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट में अंतर स्पष्ट करो, इसमें से आपके 3 नंबर के 2 क्वेश्चन बन जाएंगे। कैसे सर, पश्चिमी घाट की विशेषता बताओ, पूर्वी घाट की विशेषता बताओ। दूसरा, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र तथा गोदावरी नदी तंत्र की मुख्य विशेषताओं को उल्लेख कीजिए। ठीक है, मेनली बच्चों को गंगा नदी तंत्र के बारे में तो पता ही होगा, लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और गोदावरी नदी तंत्र के बारे में पता नहीं होगा। तो ये अलग अलग से 5-5 नंबर में पूछे जा सकते हैं और 3-3 नंबर में। तो यानी कि आपके 5 नंबर के 3 क्वेश्चन एक साथ कंप्लीट हो जाएंगे और 3 नंबर के टोटल आपके 4 क्वेश्चन एक साथ कंप्लीट हो जाएंगे। है ना, तो बड़े ध्यान से समझिएगा, सारी की सारी चीजें बढ़िया तरीके से समझाऊंगा जितना अभी तक समझ में, जैसे अभी तक समझाते आया। ठीक है, चलिए पहले बात करेंगे पश्चिमी घाट की। देखो पश्चिमी घाट जो है ये उत्तर में महाराष्ट्र से लेके दक्षिण में कन्याकुमारी तक अरब सागर के पूर्वी तट तक फैला हुआ है। दक्षिण में महाराष्ट्र यानी कि मुंबई टाइप में, ठीक है ना, वहां से लेकर कन्याकुमारी तक अरब सागर तक ये पूर्वी तट तक फैला हुआ है। इसमें महाराष्ट्र, गोवा में सह्याद्री नदी, कर्नाटक तथा तमिलनाडु में नीलगिरी तथा केरल में अन्नामलाई और इलायची की जो पहाड़ियां हैं ये सभी इसमें शामिल होती है। किसमें, पश्चिमी घाट में। ठीक है ना, तो ध्यान से आप हर एक इंपॉर्टेंट चीज को समझिएगा। कहां से कहां तक फैला है, महाराष्ट्र से लेकर कन्याकुमारी तक अरब सागर के पूर्वी तट तक। कौन कौन से इसमें राज्य शामिल हैं, तो महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और इसकी पहाड़ियां इसमें शामिल होती है। ठीक है, और ये पर्वत जितने भी हैं पश्चिमी घाट के, ये लगातार एक ही श्रेणी में, उत्तर में दक्षिण तक तीन थाला घाट है, बोध घाट है तथा पाल घाट है। ठीक है, उसके बाद में इस पर्वत श्रेणी की पश्चिमी घाट जो है ना, इसकी ऊंचाई लगभग इतनी मान लो आपकी 1500 मीटर है, जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ रही होती है। यानी कि महाराष्ट्र से ये दक्षिण की ओर बढ़ रही होती है इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्रायद्वीपीय पठार आ जाते हैं। तो प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची जो चोटी है बच्चों, वो अन्नामुडी की है, जो कि कितनी है, 2695 मीटर, जो कि कहां पे है, पश्चिमी घाट की अन्नामलाई पहाड़ियों में। और अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियों की उत्पत्ति भी पश्चिमी घाट से ही हुई है। ठीक है बच्चों, तो अब आपको समझाता हूं एमसीक्यू वाले क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, सह्याद्री पहाड़ी इलाका कहां पे है, तो महाराष्ट्र गोवा में है। कर्नाटक व तमिलनाडु में कैसी पहाड़ी इलाका है, नीलगिरी। केरल में अन्नामलाई और इलायची की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि अन्नामुडी जो बेसिकली एक चोटी है, सबसे ऊंची चोटी भारत की, वो कहां पे है, ये प्रायद्वीपीय पठार में है। कितनी है इसकी ऊंचाई, 2695 मीटर होती है। ठीक है, और ये कहां पर स्थित है, अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित है, पश्चिमी घाट पर मतलब पश्चिमी घाट भी अन्नामलाई पहाड़ियों पर स्थित है। ठीक है, अब बारी आती है पूर्वी घाट की। ठीक है, तो पूर्वी घाट के बारे में देखते हैं हर एक पॉइंट को। पूर्वी घाट दक्कन पठार की पूर्वी सीमा से लेकर, कहां से, दक्कन पठार की पूर्वी सीमा पर पूर्वी घाट के पर्वत,
महानदी की घाटी से लेकर दक्षिण में नीलगिरी तक ये फैले होते हैं, यानी कि नीलगिरी तक पूर्वी और पश्चिमी घाट दोनों का एक तरीके से संगम हो रहा होता है। ठीक है, पूर्वी घाट की मुख्य श्रेणियां कौन सी होती है? जवादी पहाड़ियां हैं, पालकोंडा श्रेणी है, नल्ला मल्ला पहाड़ियां हैं और महेंद्रगिरी पहाड़ियां हैं। ये इसकी जो मेन चोटियां, मेन श्रेणियां पहाड़ी वो आती है। पूर्वी घाटी की श्रेणी लगातार नहीं है, जबकि पश्चिम की है। इसमें कई बड़ी नदियों ने इन्हें काटकर अपना मार्ग बना लिया, यानी कि एक जैसी सेम आपको नहीं मिलेंगी, कहीं कहीं पे थोड़ा थोड़ा कम, कहीं पे ज्यादा इस तरीके से मिलेगा। इस पर्वत की औसत ऊंचाई जो होती है पूर्वी घाट की 600 मीटर होती है और नदियों के द्वारा अपरदित होने के कारण ये श्रृंखला बहुत ही कम है ज्यादातर। ठीक है ना, पूर्वी और पश्चिमी घाट के पर्वत नीलगिरी पहाड़ियों आपस में मिलते हैं, इसीलिए इस श्रेणी में कोई बड़ी नदी नहीं निकलती। ठीक है, इसीलिए ये होता है पूर्वी घाट का पार्ट यहाँ पे कंप्लीट। ठीक है बच्चों, तो अगर अब आपको समझना है पश्चिमी घाट के बारे में तो आप ये सारे पॉइंट पढ़ लीजिए। ठीक है, अब आपको समझना है पूर्वी घाट के बारे में तो आप ये सब पॉइंट पढ़। अब अगला क्वेश्चन है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र तथा गोदावरी नदी तंत्र की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो चलिए सर बिल्कुल उल्लेख करेंगे हम। तो पहले बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी की। तो याद रखना बच्चों, ब्रह्मपुत्र नदी 3 नंबर में या 5 नंबर में अकेला आ सकता है, गोदावरी नदी तंत्र भी 3 नंबर 5 नंबर में अकेला आ सकता है, याद रखना। ठीक है, चलिए ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की बात करेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी भारत ही नहीं बल्कि यह नदी संसार की सबसे बड़ी बड़ी जो नदियां हैं उनमें से एक है और ये 3 देशों से होकर बहती है। कौन कौन सी? एक तो भारत है उसमें, ठीक है, एक चाइना है और एक और देश है, अभी बताएंगे आगे। ठीक है, ब्रह्मपुत्र जब ये भारत की कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट चेमायुंडंग हिमनद से निकलती है। कहां से? भारत से निकलती है कैलाश पर्वत श्रेणी में। कहां से? मानसरोवर झील के निकट। किस एरिया से? चेमायुंडंगम हिमनद से निकलती। ठीक है, उद्गम स्थान से ब्रह्म हिमालय श्रेणी के समानांतर पूर्व की ओर बहती है, यानी कि इसका जो उद्गम स्थान है कैलाश पर्वत श्रेणी की मानसरोवर झील के निकट इससे हिमनद से, ये कैसे बहती है? यहाँ से जो ब्रह्म हिमालय श्रेणी जो है ना, पर्वतीय श्रेणी ब्रह्म हिमालय श्रेणी, उसके समांतर बहती है, इसीलिए इसको ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है। तिब्बत में इसे सांगपो नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है बच्चों? सांगपो नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है पवित्र करने वाला। तो तिब्बत के लोग ब्रह्मपुत्र नदी को अपने आप को पवित्र करने वाला मानते हैं। जैसे हमारे हिंदू धर्म में हर एक नदी को पवित्र करने वाला ही माना जाता है, ठीक है ना, तो उसी तरीके से ये लोग भी उसे मानते हैं। मध्य हिमालय में नमचा बरवा के निकट गहरे महाखंडों का ये निर्माण करता है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मैंने था वो आपको समझा। ठीक है, उसके बाद में यहां से एक पक्षों व तेज बहाव वाली नदी के रूप में ये आकार ले लेती। कहां से? मध्य हिमालय में नमचा बरवा से। ठीक है, बहुत ही तेज गति से ये बहने लगती है, जहां से क्या कहा जाता है? दिहांग। तो मध्य हिमालय में नमचा बरवा के निकट इसे क्या कहा जाता है? दिहांग। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में इसे सादिया कस्बे और पश्चिम में यह भारत में प्रवेश करती है, जिसे दिबांग या सिकांग लोहित इसकी प्रमुख सहायक नदियां बन जाती है, इसलिए। और यहां से ये ब्रह्मपुत्र के रूप में जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र के रूप में असम घाटी में 750 किलोमीटर कर यात्रा अनेक सहायक नदियां आकर इसके मिलती है, यानी कि असम घाटी में ये तकरीबन 750 किलोमीटर की यात्रा करती है। बहुत सारी सहायक नदियां इसमें मिलती हैं और ये बांग्लादेश में प्रवेश करके दक्षिण दिशा में बहती हुई यहां से इसे जमुना कहते हैं। तो बांग्लादेश में इसको क्या बोलते हैं? जमुना को बोलते हैं। अंत में है पद्मा के साथ मिलकर ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है और ब्रह्मपुत्र नदी बाढ़, मार्ग परिवर्तन एवं तटीय अपादन में जो आपदन है इसके रूप में भी जानी जाती है। ठीक है भाई, तो ये है ब्रह्मपुत्र नदी की इंपॉर्टेंट विशेषताएं। याद रखिएगा, भारत की नहीं संसार की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। ये बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान 3 देशों के बीच में बहती है। इसका जो शुरुआती दौर है यानी कि उद्गम स्थान वो है ब्रह्मपुत्र कैलाश पर्वत श्रेणी मानसरोवर झील के निकट चेमायुंडंग हिमनद से। ठीक है, तिब्बत में से सांगपो नाम से जानते हैं, यानी कि पवित्र करने वाला। और उसके बाद में 1-2 पॉइंट जो है वो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगला नदी तंत्र है गोदावरी नदी तंत्र। गोदावरी नदी तंत्र कैसा तंत्र है भाई? ये देखो, गोदावरी नदी तंत्र प्राकृतिक सौंदर्य और उपयोगिता की दृष्टि से भारत के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, ये जो है ये एक तो बहुत विशाल आकार है इसका
अब इसी विशालता के कारण इसे दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। जिस तरीके से भारत में गंगा नदी जो है, ठीक है, बहुत से राज्यों में जाके बहते हुए मिल जाती है, ठीक है, समुद्र में जाकर या खाड़ी वटेवर जो भी है, इसी तरीके से गोदावरी भी बहुत ही बड़ी नदी है, इसीलिए इसके विशाल आकार की वजह से दक्षिण में से गंगा के नाम से बोला जाता है। यह नदी, गोदावरी नदी, महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकम स्थान, आपने मुझे एक मत सुना है ना कि त्र्यंबकम यजा महेश तरीके से, तो वही है कि वो एक यही स्थान है त्र्यंबकम स्थान जहां से ये निकलती है और ये आंध्र प्रदेश में बहते 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 कहां पहुंच जाती है, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। अब उसके बाद में गोदावरी नदी अपनी सहायक नदियों के साथ मिलकर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कुछ ये राज्य जहां से ये बहते निकलती है, उसका कुल जल ग्रहण क्षेत्र 313 लाख है बेसिकली वर्ग किलोमीटर, ठीक है। उत्तर की ओर में से प्राणहिता, पेनगंगा, वेनगंगा और इंद्रावती सहायक नदियां आकर इसमें मिल जाती हैं, जबकि दक्षिण में मिलने वाली नदियां हमें केवल एक ही है, मंजीरा, ठीक है। के बाद में ये पोलावरम में दक्षिण में एक गौज के निचले भाग में ये भारी बाढ़ ला देती है। गोदावरी जो है ये सदृश प्रसाद की रचना है, इसके डेल्टाई भागों में नौ संचालन संभव है। राजामुंडी के बाद यह नदी कई घाटियों में विभक्त होकर एक वृहद डेल्टा का निर्माण करते हैं। तो ये कुछ बातें हैं गोदावरी नदी तंत्र के बारे में, ठीक है बच्चों। तो आई होप कि आपको बढ़िया तरीके से ये ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र आपको समझ में आ गया होगा, पूरा का पूरा पार्ट, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा गोदावरी नदी तंत्र के बारे में, ठीक है। दोनों क्वेश्चन में आपको दोबारा दिखाता हूं ताकि कोई डाउट ना बचे आपका। पहला क्वेश्चन, पश्चिमी घाट पूर्वी घाट में अंतर। तो पश्चिमी घाट के बारे में आपके सामने ये पॉइंट है, यहाँ ये 5 पॉइंट पढ़ने थे आपको, फिर आपको पूर्वी घाट की बात बतानी थी, पूर्वी घाट के बारे में बस आपको ये 5 पॉइंट, ठीक है। तो आपको बताना था ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पहले 4 पॉइंट ये बताएंगे, उसके बाद में आपके 2 पॉइंट ये आ जाते हैं। फिर आपको गोदावरी नदी तंत्र के बारे में बताना तो आपके सामने किया जाता है, और रही बात बाकी के पॉइंट की तो वो आपके ये आ जाते हैं, ठीक। अब इन्हीं क्वेश्चन को इंग्लिश में देखेंगे। एक्सप्लेन 5 डिफरेंस बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स एंड द ईस्टर्न घाट्स। तो वेस्टर्न घाट्स के 5 मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट्स क्या हैं, जो फीचर्स हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं 4 ये हो गए और आपके 5वां ये हो गया, ठीक। के बाद में फिर बारी आती है ईस्टर्न घाट की। ईस्टर्न घाट के बारे में आपके ये मेनली 5 पॉइंट है जो मैंने आपको समझा दिए। अब इसके आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारा इंग्लिश में जाएगा कि मेंशन द मेन फीचर्स ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम एंड गोदावरी रिवर सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो देख लेते हैं भाई एक बार ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में, आपको कुछ जो है वो ये पार्ट यहाँ पे लिखने हैं, ठीक। और उसके बाद में फिर आपको यहाँ पे जो गोदावरी रिवर सिस्टम है ये वाला, इसके बारे में आपको यहाँ से बस सिंपल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए अब देखो 5-5 नंबर के आपके 5 क्वेश्चन तो मैंने आपको बढ़िया तरीके से कंप्लीट करवा दिए, ठीक है, जिसमें आपको 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो चॉइस वाले होते हैं वो भी मैंने आपको समझाए बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो अगर अभी तक की आपको वीडियो अच्छी लगी है तो सभी बच्चे क्या कीजिए, ज्यादा से ज्यादा मुझे कमेंट करके बताइए कि यस सर हमें समझ में आ गया है, नहीं आया तो भी बताना, ठीक है। अब हम बात करेंगे अपने सेक्शन नंबर डी के बारे में बच्चों, ठीक है। सेक्शन नंबर डी में कैसे क्वेश्चन होंगे, एक रहेगा इंडिया मैप का 5 नंबर का, एक रहेगा वर्ल्ड मैप का 5 नंबर। तो आपसे ना एक और मैं बात पूछना चाहूंगा, क्या आपको इंडिया मैप की और वर्ल्ड मैप की एक अलग से मैप वाली वीडियो चाहिए? तो आप मुझे ज्यादा से ज्यादा बच्चों कमेंट करो, जितना ज्यादा आप कमेंट करेंगे उतनी जल्दी आपके लिए इंडिया और वर्ल्ड मैप की वीडियो बना देंगे आपके पेपर के लिए, ठीक है। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर यहाँ पे आई बटन में दे दिया जाएगा, ठीक है बच्चों। अभी के लिए एक मैप हम देख लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 29 एंड 30 मैप बेस्ड है, जिसमें से 29 भारत वाला है या बस विश्व वाला कुछ भी आ सकता है। चलिए सबसे पहले हम इंडिया के मैप को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 दिया हुआ है, आपको किन्हीं 6 में से 5 को उपयुक्त चिन्हों के साथ ढूंढना है और लेबल करना है। कैसे ढूंढना है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, गंगा नदी का उद्गम स्थान, नर्मदा नदी का उद्गम स्थान, क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य, ठीक है। तो एक एक करके हम मैप में से ढूंढेंगे। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है बच्चों, तो वो है हमारा प्यारा सा यूपी, ठीक है, ये है हमारा यूपी। सेकंड, सबसे
कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है बच्चों? तो सबसे कम जनसंख्या वाला है सिक्किम। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये वाला, इसको बोलते हैं सिक्किम। ये पहला, ये दूसरा। तीसरा है गंगा नदी का उद्गम स्थान। तो कहां से निकलती है गंगा नदी? उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गोमुख जो हिमनद होता है ना, वहां से निकलती है। तो यहाँ पे ये आपका जो है ये हो जाएगा तीसरा वाला उत्तराखंड। यहाँ पे आपको ये जो दिख, ठीक है, ये आपका तीसरा हो गया। उसके बाद चौथा दिया हुआ है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य और छठा सबसे छोटा। तो सबसे बड़ा राज्य क्या है बच्चों? चौथा, यानी कि सबसे बड़ा राज्य हमारा गुजरात, और सबसे छोटा कौन सा है? वह ये गोवा, ठीक है, यानी कि ये हमारा छठा है। पांचवें में दिया हुआ है नर्मदा नदी का उद्गम स्थान। तो ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में इस एरिया पे है। यहाँ पे ना ये वाला एरिया यहाँ पे है। ये आपका पांचवा। इस तरीके से आपका जो इंडिया वाला मैप है वो कंप्लीट हो गया है ना। कितने बढ़िया तरीके समझ में आ गया। और मैंने आपसे बोला है कि इंडिया और वर्ल्ड मैप का अगर आपको अलग से वीडियो चाहिए तो आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आगे, अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो अपने पेपर के जो क्वेश्चन हैं उनको आप इजीली यहाँ से पढ़ सकते हैं। मोस्ट पॉपुलस स्टेट, ठीक है, मोस्ट अनपॉपुलस स्टेट, origin of the river गंगा, लार्जेस्ट स्टेट इन द टर्म्स ऑफ एरिया, स्मॉलेस्ट स्टेट, origin ऑफ नर्मदा रिवर, इस तरीके से, ठीक। आगे बात आएगी हमारे वर्ल्ड मैप की। तो वर्ल्ड मैप में देखो, यहाँ पे मैंने जो क्वेश्चन लिया वो थोड़ा अलग घुमा के लिया है, क्योंकि मैं आपको एक मैप एक ही वीडियो में कंप्लीट करवाना चाहता था। इसीलिए आपसे जो मैप का क्वेश्चन है बच्चों, वो अलग अलग विशेषताओं के आधार पे आपसे 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, अलग अलग विशेषताओं के आधार पे। नॉर्मली जैसे मैंने एक ही मैप लिया है, प्लेटों के आपको 7 लक्षण जो है ना उनको पहचानते हुए 5 को पहचानना और उनका नाम लिखना है, किन्हीं 5 का, ठीक है। जो बड़ी बड़ी प्लेटें है ना हमारी, उसमें से 5 का पहचानना है। लेकिन आप याद रखना कि आपको मैप जो रहेगा ना आपका, उसमें आपको हर एक क्वेश्चन का अलग विशेषता होगी। कोई हो सकता है गर्म स्थान पूछ ले, स्टेपीज पूछ ले, घास के मैदान पूछ ले, पर्वत पठार पूछ ले। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, आपके वर्ल्ड मैप के लिए हर एक पार्ट की अलग वीडियो बना दूंगा, जिससे आपको ना मैप करने में आसानी होगी। यहाँ पे तो मैं आपको 7 प्लेटों के लक्षण बता दूंगा कहाँ पे। तो 7 प्लेटों में आप देखेंगे, सबसे पहली प्लेट हमारे यहाँ पे ये वाली दी हुई है। तो पहली प्लेट हमारी कौन सी है? अंटार्कटिका। मैं आपको मैप दिखा देता हूँ, डाउट ना रहे। सबसे पहली प्लेट जो है बच्चों, ये रही, देखो हमारी यहाँ पे, ये है ना ये वाली, तो क्या बोलते हैं? अंटार्कटिका बोलते हैं, ठीक। अब दूसरी प्लेट कहाँ है हमारी? दूसरी प्लेट ये रही, यानी कि ये जो अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं उत्तरी अमेरिकी प्लेट। क्या बोलते हैं इसको? उत्तरी अमेरिकी प्लेट, ठीक है। ध्यान से आप मार्क करते चलिएगा। तीसरी यहाँ पे दिया हुआ है जो कि महाद्वीप के आधार पर ही, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे दक्षिणी अमेरिकी प्लेट। ये क्या हो गई? ये दक्षिणी अमेरिकी प्लेट हो गई। अब चौथा दिया हुआ है हमारा, एक सेकेंड, चौथे में बेसिकली आपका ये यहाँ पे ना ये इस तरीके से इस साइड आना चाहिए आई वाला साइन, ठीक है ना। आप इसको ऐसे भूल जाओ। यहाँ पे ये चौथा है बेसिकली, ऐसे ये चौथा है यहाँ पे, ठीक है। तो चौथा क्या है बच्चों हमारा? चौथी है हमारी नहीं, चौथी हमारी, एक सेकेंड, रुको, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग है। यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हम छठाई बना रहने देते हैं। ये वाली जो प्लेट है ना, ये वाली, इसको चौथा बना देते हैं, ठीक है। तो चौथी प्लेट हमारी क्या है बच्चों? चौथी है हमारी कैरिबियन प्लेट। कौन सी है? जो कि ऑस्ट्रेलिया के ऊपरी भाग में यहाँ पे कैरिबियन प्लेट है। और पांचवी, सिंपल सी बात है भाई, ये तो वो जो क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया प्लेट ही होगी, है ना। ऑस्ट्रेलिया ये रहा हमारा, इसको बोलते हैं इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट। क्या बोलते हैं? इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट, ठीक है। पांचवी क्या है हमारी? इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट। छठी क्या है? अफ्रीकी प्लेट है। और रही बात सातवीं की, सातवीं क्या है बच्चों? सातवीं है हमारी यूरेशियाई प्लेट। कौन सी है? यहाँ पे देखेंगे तो ये रहा यूरेशियाई प्लेट, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे यूरेशिया प्लेट भी कंप्लीट हो गया। दोबारा समझा दूं, देखो ये अंटार्कटिका प्लेट है, ठीक है, यह आपकी उत्तरी अमेरिका प्लेट, ये दक्षिणी अमेरिकन प्लेट है, ठीक है। और ये बेसिकली आपका जो है ये चौथा स्थान है। चौथे स्थान को क्या बोलते हैं हम? ये एक सेकंड मुझे देखना पड़ेगा। चौथे को बोलते हैं कैरिबियन प्लेट। ये कैरिबियन प्लेट है, ठीक है। और ये आपकी इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट है, ये अफ्रीकी प्लेट है, और ये यूरेशिया प्लेट है। बस हो गया आपका कंप्लीट मैप, ठीक है। तो इस तरीके से आपका मैप वाला क्वेश्चन भी हमने बहुत अच्छी तरीके से कवर कर लिया। और अलग से मैप के लिए मैं आपकी वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको सारे के सारे मैप अच्छे तरीके से समझा दूंगा, ठीक है बच्चों। तो आई होप कि आप सभी को आज की ये वाली वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। देखो बच्चों, वीडियो आपको अच्छी लगी है तो क्या कीजिए, ज्यादा से ज्यादा आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आप जितना ज्यादा लाइक करोगे बच्चों, उतना ज्यादा हमारा और मोटिवेशन बढ़ेगा
ऐसे ही वीडियोस को और भी ज्यादा आपके लिए बनाने के लिए। तो जितना हो सके लाइक करो और अपने सभी दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अपने ज्योग्राफी के पेपर की बहुत अच्छी तैयारी कर सके। ठीक है बच्चों, बाकी आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।